वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल पढ़ेंगे, यानी कि सेल का एग्रीमेंट ऑफ सेल से क्या डिफरेंस है वो हम इसमें प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। अब इस वीडियो का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। Introduction. Every day people buy and sell things like toys, food, clothes and more. This is called sale, but sometimes people make a promise to sell something later. Not now. That's called agreement to sell. तो basically यहाँ पे agreement of sale और normal sale को डिस्कस किया गया है। तो पहली लाइन में उन्होंने ये बताया कि जो लोग हैं, इंसान जो है, रोज़ ही कुछ ना कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं। बाय करने को ख़रीदना कहते हैं, सेल करने को बेचना कहते हैं। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, खिलौना हो सकता है, खाना हो सकता है, कपड़े या कुछ भी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान रोज़ बेचता और ख़रीदता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। यानी कि आपने सेल में क्या किया, नॉर्मल सी चीज़ें खरीदी बेची, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि एक इंसान क्या करता है कि एक प्रॉमिस कर देता है कि मैं ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह किसी को बेचूंगा फ्लां डेट को। आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट बेचा नहीं, लेकिन प्रॉमिस कर दिया या कोई एग्रीमेंट कर दिया कि मैं फ़लाँ दिन इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, लेकिन सेल किसको करना है, किस डेट को करना है, कहाँ पे करना है, फ्यूचर प्लानिंग इसमें हो रही है। यानी कि प्रोडक्ट ऑन स्पॉट सेल नहीं हो रहा, बल्कि आने वाले दिनों में सेल होगा या साल बाद सेल होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसको हमने बाद में किसी इंसान को सेल करना है, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में इस तरह से बता दिया। फिर आगे लिखना है, देयर इज़ अ स्पेशल लॉ कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 that tells us the rules about buying and selling things in business. This law explains what a sale is and what agreement to sell is. तो बेसिकली आपने फिर इंट्रोडक्शन में सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के बारे में बताना है कि ये जो सेल्स एक्ट है, ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर हमें सारा कुछ बताया जाता है कि हम प्रोडक्ट्स को और गुड्स को किस तरह से सेल कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट बनाया गया है, इसमें हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि सेल का एग्रीमेंट किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और जितने भी बिजनेसेस हैं जो भी अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज़ करते हैं, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उनके लिए बेहतर है कि वो इस लॉ को समझ लें, सेल्स वाले लॉ को, ठीक है। ये सेल्स वाला लॉ हमें ये भी सिखाता है कि किस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट सेल होने वाला प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ जो है एग्रीमेंट टू सेल है। एग्रीमेंट टू सेल तो मैं बता चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ जिसको आपने बेचा नहीं है, जिसको आप बेचने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये डिफरेंसेस हमें कैसे पता चले, ये डिफरेंसेस भी हमें इस सेल्स एक्ट ने बताए, ठीक हो गया। अब आता है रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन में यही जो एक्ट यहाँ पे लिखा गया है, इसका जो एक्ट के अंदर सेक्शन 4 है और सेक्शन 26 है, ये दो सेक्शन हमें सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स के बारे में बताते हैं। अब कौन सा सेक्शन किस चीज़ को डील करता है वो हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिखना है, पहले रेलेवेंट सेक्शन डाल दिया, फिर हमने सेक्शन 4 एंड सेक्शन 27 बता दिया कि ये दो सेक्शंस हैं, इससे रिलेट करते हैं। और फिर हमने इस एक्ट का नेम दोबारा डाल दिया। फिर हमने ये बताना है कि ये दो सेक्शंस हैं इस एक्ट के, ये एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक हो गया। अब हम आगे
मज़ीद हेडिंग्स देखते हैं कौन कौन सी डाली गई हैं। तो इसमें सबसे पहली जो हेडिंग डाली गई है वो सेल की डाली गई कि सेल का बेसिकली मतलब क्या होता है। वो भी आपने जितनी हेडिंग्स आप बना सकते हैं बनाएं। जैसे मैंने इसमें पहले सेल की हेडिंग दी कि मीनिंग ऑफ सेल क्या होता है, फिर मैंने आगे लिखा कि लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड सेल। इस तरह से भी आप हेडिंग डाल सकते हो या डायरेक्ट आप इसके साथ मीनिंग डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेल मीन्स द सेलर गिव्स द आइटम टू द बायर राइट अवे एंड द बायर पेज इट, द आइटम नाउ बिलोंग्स टू द बायर। यहाँ पे सेल का मतलब ये है कि जो सेलर है, जो दुकानदार है, जो बंदा अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसको सेलर कहते हैं, वो अपना आइटम बायर को बेच देता है उसी वक्त जिस दिन वो बायर ख़रीदने के लिए आता है। अब बायर जैसे उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, अब वो प्रोडक्ट सेलर का नहीं रहता, अब वो प्रोडक्ट बायर का हो जाता है। यानी आप दुकान से अगर चीनी खरीदने जा रहे हो, अगर बायर ने यानी कि आपने अगर पैसे दे दिए दुकानदार को, तो आपके ऊपर उस चीनी का हक होगा क्योंकि आपने उसके पैसे पे कर दिए हैं। अब वो चीज़ आपकी है क्योंकि आपने उसके पैसे पे कर दिए और आपको ऑन स्पॉट वो चीज़ मिल गई है। इसको हम बाय एंड सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेल को बताया गया, तो हमने सेल के साथ साथ थोड़ा सा बायर के बारे में भी बता देना है कि बायर वो बंदा होता है जो सेलर से कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है, और जब वो प्रोडक्ट ख़रीद लेता है या गुड्स ख़रीद लेता है, तो वो जो गुड्स हैं और जो प्रोडक्ट है या आइटम है वो अब बायर की होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत सेल के बारे में बता देना है। फिर उसके बाद हमें एक एग्जांपल दे देनी है छोटी सी कि यहाँ पे लिखना है अ बॉय नेम्ड अली गोज टू द शॉप एंड बायज अ फुटबॉल, ही पेज द मनी एंड टेक्स द फुटबॉल होम, दिस इज़ अ सेल। यानी कि यहाँ पे सिंपली आपने इतना बताना है कि एक अली नाम का लड़का है, दुकान गया है, दुकान जाके उसने क्या बाय किया, क्या ख़रीदा, फुटबॉल ख़रीदा। अब जब उसने फ़ुटबॉल ख़रीदा तो उसने पैसे पे किए, फुटबॉल ख़रीदने के पैसे पे किए, और उस फुटबॉल को लेके वो घर आ गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल। यहाँ पे सेल हुई है, क्या चीज़ सेल हुई है? फुटबॉल। तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही आसान चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, तो इसमें एक एक वर्ड आपको बहुत आसान दिखेगा। ठीक है, अगली हेडिंग आता है इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ सेल। टू कॉल समथिंग अ सेल दीज थिंग्स मस्ट हैपन। तो अगर आप किसी चीज़ को सेल करना चाहते हो ना, तो सेल होने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ये चीज़ें क्या है, इसमें लिखा है देयर मस्ट बी समथिंग टू सेल लाइक अ बुक एंड साइकिल। अगर आप सेल को सेल का नाम देना चाहते हो ना किसी चीज़ को, तो आप उस चीज़ का तब ही नाम दे सकते हो जब उसमें कोई चीज़ सेल हो रही हो, यानी कि चीज़ सेल होने वाली नहीं है। ठीक है, वो बंदा अपने लिए रखना चाह रहा है, उसको सेल नहीं करना चाह रहा, तो उस प्रोडक्ट को आप सेल परचेज़ का नाम नहीं दे सकते। सेल परचेज़ तभी हो सकता है जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करो, चाहे वो बुक हो, साइकिल हो या कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तभी उसमें सेल परचेज़ होगी। देयर मस्ट बी अ प्राइस, मनी मस्ट बी पेड और प्रॉमिस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेल परचेज़ में एक प्राइस फिक्स होती है, यानी कि अगर आप कोई साइकिल खरीदने जा रहे हो तो पता चलता है इसकी ये प्राइस है, या अंडे खरीदने जा रहे हो उसकी ये प्राइस है। तो जो भी चीज़ आप खरीदने जाते हो उसके साथ एक फ़िक्स प्राइस लिखी जाती है। प्राइस है तो इट मीन्स ये चीज़ सेल होने वाली है। ठीक है, देयर मस्ट बी टू पीपल, वन सेलर एंड बायर। और जब भी सेल कहीं होता है ना, उसमें लाजमी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो सेलर होता है, जो प्रोडक्ट बेचने वाला बंदा होता है, और एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायर। तो अगर सेलर और बायर की मौजूदगी है तब वो चीज़ सेल परचेज़ होगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने पढ़ी। तो पहली चीज़ थी कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको सेल किया जा रहा हो, उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट में प्राइस लगी हो, और उसके साथ साथ 2 बंदे मौजूद हो, सेलर जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला। बस इतनी सी बातें हैं, बहुत आसान सी, ये हमने डाल देनी है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि सेल कैसे की जाती है। तो इसमें और चीज़ें भी 2-3 ऐड करने के, द आइटम मस्ट चेंज ओनरशिप, द बायर बिकम्स अ न्यू ओनर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सेल परचेज को सही तब माना जाएगा कि जिस बंदे ने, यानी कि सेलर जिसकी चीज़ थी, उसने पैसे लेके बायर को वो चीज़ बेच दी। ठीक है, अब वो जो आइटम है, आइटम सपोज यहाँ पे क्या है, हम साइकिल का नाम ले लेते हैं, साइकिल। ठीक है, अब सेलर ने साइकिल किसको दी? बायर को दी। अब बायर के पास क्या आ गया? साइकिल की ओनरशिप आ गई, यानी कि अब बायर इस साइकिल का मालिक है। अब वो इसको चलाए, बेचे, आगे जो मर्जी करे, वो खुद अब इसका मालिक है। कैसे? क्योंकि बायर ने सेलर को पैसे देके ये साइकिल खरीद ली। तो यहाँ पे क्या हुआ? ओनरशिप चेंज हुई, यानी कि जो ओनरशिप और मलकियत इसके पास ये साइकिल थी, साइकिल की, वो बायर के पास आ गई क्योंकि इसने पैसे देके साइकिल को खरीद लिया। ठीक होगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है द सेल मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रॉपरली ये बताया गया कि जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो तो वो प्रॉपरली एक एग्रीमेंट की तरह सेल हो, यानी कि आपने कहा है कि मुझे साइकिल चाहिए। ठीक है, और वो अगला बंदा आपसे प्रॉमिस करेगा ठीक है मैं तुम्हें साइकिल दूंगा। यहाँ पे अभी एग्रीमेंट ऑफ सेल शुरू नहीं हुआ। एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि प्रॉमिस उसमें होता है, लेकिन वो प्रॉमिस फ्यूचर के लिए होता है, यानी कि आज से तकरीबन 1 साल बाद मैं ये प्रोडक्ट भेजूंगा, 20 दिनों बाद। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉमिस हो रहा है वो ऑन स्पॉट हो रहा है, यानी कि जिस दिन आप खरीदने के लिए जा रहे हो साइकिल, उसी दिन ही वो बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि आपको वो साइकिल देगा, और उसी दिन ही वो दुकानदार जिसने प्रॉमिस किया था वो साइकिल आपको दे भी देता है और आप उसके पैसे दे के वो ख़रीद लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल परचेज तभी
होगी जहाँ पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई प्रॉमिस हो। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है? चीज़ें देने का, ठीक है। यानी कि आप दुकान में जाते हो अंडे लेने, तो अगला बंदा कहता है ठीक है मैं आपको अंडे दूंगा। ये क्या किया इसने? एग्रीमेंट आपके साथ किया, प्रॉमिस किया कि मैं आपको चीज़ दूंगा, फिर वो आपको दे भी देता है, आप खरीद के घर आ जाते हो। तो यहाँ पे जो है एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। अगली हेडिंग है वेज अ सेल कैन हैपन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है सेल कैन हैपन इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज द आइटम इज गिवन राइट अवे। तो सेल करने का तरीका ये होता है कि या तो आप प्रोडक्ट ऑन स्पॉट बेच देते हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सेल का मेथड लिखा है द मनी इज़ पेड नाउ बट द आइटम कम्स लेटर। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पैसे ऑन स्पॉट पहले ही दे दिए जाते हैं और जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा लेट आपको मिलता है, अगले दिन मिल जाता है या 20 मिनट्स की वक्फे में मिलता है या 10 दिन बाद मिलता है, ठीक है। पैसे इसमें पहले दे दिए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा मेथड ये है बोथ द आइटम एंड द मनी आर एक्सचेंज राइट अवे। और तीसरा मेथड ये होता है कि जिस दिन आप पैसे देते हो उसी दिन ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आप दुकान से दही लेने जा रहे हो, पैसे आपने दिए और उसी वक्त आपके हाथ में दही आ गया, फ़ौरन आपको मिल गया प्रोडक्ट, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे ये मेथड भी है। उसके अलावा लिखा है द आइटम और पेमेंट इज़ डन इन पार्ट्स लाइक एवरी मंथ। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए किस्तों में पैसे देते हैं। यानी कि एक बड़ा सा प्रोडक्ट है, यानी कि एक बंदा कार ख़रीदता है, ठीक है। अब कार की प्राइस ज़्यादा है तो वो बंदा क्या करेगा, जो बायर है और सेलर है, सेलर की कार थी ना, अब बायर क्या करेगा, सेलर को हर महीने 50,000 देगा। जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो है, अब सेलर की मर्ज़ी है, चाहे वो इसे एग्रीमेंट करके प्रोडक्ट बायर को दे दे और बायर हर मंथ इसको 50,000 पे करे कार का। तो ये भी एक मेथड है बाय एंड सेलिंग का, जिसमें पैसे पूरे नहीं भी दिए जाते, लेकिन आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो या प्रोडक्ट को यूज़ किए बगैर भी आप उसके पैसे दे सकते हो, ठीक है। ताकि एक दफ़ा पैसे पूरे हो जाए तो आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। ये मेथड भी एक सेल परचेज़ का। उसके अलावा एवरीथिंग इज़ डन लेटर ऑन फ्यूचर डेट। उसके अलावा कुछ ऐसे सेल परचेज़ हैं जिसमें क्या होता है कि आप फ्यूचर प्लानिंग करके सेल एंड परचेज़ करते हो। जैसे एक बंदा कहता है कि ये जो साइकिल है ये मैंने इसलिए बनाई, दुकान में इसलिए रखी कि ये जो साइकिल है सितंबर के मंथ में बिकेंगी, ठीक है। सितंबर के मंथ में बिकेंगी और अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी चल रहा है जून। तो जून में उसने दुकान में रखी हुई है, लेकिन लोगों को कह रहा है कि ये सितंबर में बिकेंगी। तो इट मीन्स कि इसने लोगों से फ्यूचर प्रॉमिस किया कि साइकिल जो है सितंबर में बिकेंगी। क्या पता उसने साइकिल का सिर्फ बोर्ड लगाया और साइकिल उसकी दुकान में मौजूद ही ना हो और साइकिल जो है सितंबर के मंथ में आया उसकी दुकान में, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो सेल परचेज़ फ्यूचर में करते हैं। यानी कि कई लोग ऐसे होंगे जो जून में ही आके इनको पैसे दे देते होंगे कि ठीक है हम आपको पैसे अभी दे रहे हैं और जब सितंबर आए आप साइकिल लेके आए तब हम आपसे पैसे ले लेंगे, साइकिल ले लेंगे। तो बेसिकली ये फ्यूचर प्लानिंग होती है जिसमें जो है लोग प्रोमिसेस फ्यूचर के करते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट फ़लाँ महीने को भेजूंगा या इतने सालों बाद भेजूंगा। कुछ लोग होते हैं जो तकरीबन 10 सालों बाद कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। कोई बहुत ऐसा चीज़ होती है जो एक्सपेंसिव होती है जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है टाइम पीरियड ज़्यादा लगा लें, ठीक है। तो इस तरह के सेल परचेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ये इसके लास्ट में लिखा गया, ठीक है। हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि सेल किस टाइप की होती हैं, किस तरह से सेल की जा सकती है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। यहाँ पे सारा कुछ एग्रीमेंट ऑफ सेल आएगा। इससे पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सेल होती क्या है, फिर सेल को करते कैसे हैं, सेल की कितनी टाइप्स है, किस तरह से सेल की जाती हैं। अब हम इसकी एग्रीमेंट पढ़ने लगे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है। Agreement to sell means the item is not given right now. The seller only promises to give it later or when a condition is met. यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है, दुकानदार है जिसके पास प्रोडक्ट है, वो फ़ौरन आपको आइटम नहीं देता, बल्कि वो आइटम तब देता है जब कुछ खास डेट हो। जैसे कि आज है जून, वो कहता है मैं ये प्रोडक्ट आपको अगस्त में दूंगा या कर लेंगे सितंबर में दूंगा। क्यों दूंगा? क्या पता उसका प्रोडक्ट आता ही सितंबर को, एक ये रीज़न होगा। कोई कंडीशन ऐसी लग जाए ना कि एक दुकानदार की शॉप में आता ही प्रोडक्ट सितंबर को है, उससे पहले वो नहीं आ सकता। कोई ख़राबी होगी मशीन्स में कि वो प्रोडक्ट को सितंबर से पहले ना ला के दे सकती हूँ। तो अगर कोई कंडीशन इस तरह की लग जाए ना कि प्रोडक्ट जो है नहीं आ रहा टाइम पे, तो उसको हम एग्रीमेंट ऑफ सेल कहते हैं। उसके अलावा एग्रीमेंट ऑफ सेल में ये भी होता है कि एक सेलर जो है प्रॉमिस कर देता है किसी बंदे से कि ठीक है आप जून में अभी मुझसे ना लें, बल्कि आने वाले साल में जो नेक्स्ट साल आएगा ना 2026, उसके जनवरी में आप मुझसे ले लें। यानी कि अभी 2025 चल रहा है तो उससे एक साल बाद आप आके मुझसे प्रोडक्ट ख़रीद लें, उस वक्त जो है क्वालिटी बेहतर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी बहुत से जो दुकानदार हैं आपसे एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं और आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आप उनके पास बाद में आके प्रोडक्ट ख़रीद लें। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। Sarah says she will sell her doll to her friend after her mom says yes. This is an agreement to sell because the doll is not given yet.
इट विल बी गिवन लेटर इफ़ समथिंग द मॉम्स अप्रूवल हैपन्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो सारा है ना, सारा ने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं अपनी डॉल को बेचती हूँ, लेकिन डॉल बेचने से पहले इसने क्या किया, अपने मामा से अप्रूवल लिया। यानी कि अपनी दोस्त को डॉल बेचना चाह रही है, लेकिन वो खुद नहीं बेच रही फ़ौरन, बल्कि पहले वो अपनी मामा से अप्रूवल ले रही है। जब तक कि उसके पास मामा का अप्रूवल नहीं आता, तब तक वो उस डॉल को सेल नहीं कर सकती थी। यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुई। यानी कि मामा ने जब उसको अप्रूवल दिया सारा को कि अपनी डॉल बेच दो, तब क्या किया, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। यानी कि माँ ने अपनी बेटी को इजाज़त दे दी कि वो इस प्रोडक्ट को बेच दे। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, बल्कि सेल होने वाली है और परमिशन ली जा रही है। तो एक ये मेथड भी आप एग्रीमेंट ऑफ सेल में डाल सकते हो। मैं बहुत डिफरेंट एग्जांपल इसलिए बोल रही हूँ एग्रीमेंट ऑफ सेल की, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना आए। ठीक हो गया। हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। आगे लिखा है इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एग्रीमेंट टू सेल, द आइटम इज़ नॉट ट्रांसफर्ड राइट अवे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो फ़ौरन आपको ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी फ़ौरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसकी जगह क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसका आपको प्रॉमिस दिया जाएगा, प्रॉमिस। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उस पर सिर्फ आपसे प्रॉमिस लिया जा रहा है। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि हम आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेकिन आपको अभी तक प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो इसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है इट विल हैपन एट फ्यूचर टाइम, यानी कि आपको उन्होंने प्रोडक्ट फ्यूचर में सेल करना। जैसे कि अभी जून का मंथ चल रहा है, तो आगे कौन से महीने आ रहे हैं, आगे जुलाई, अगस्त वगैरह। तो क्या पता आपने प्रोडक्ट उनसे आज खरीदने के लिए आप गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको प्रोडक्ट जुलाई में मिलेगा, अगले महीने मिलेगा या अगले साल मिलेगा। तो ये वो सेल परचेज होती हैं जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको टाइम पे नहीं मिलता है, लेकिन आपसे एग्रीमेंट हो जाता है, आपसे एक तरह से प्रॉमिस हो जाता है कि ठीक है आप मेरी दुकान में अगले महीने आए, आपको अगले महीने ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉमिस हो। क्या पता आप उनको पैसे पे कर दे, आप कहेंगे ठीक है मैं तुम्हें आज पैसे पे कर देता हूँ, अगले महीने तुम वो प्रोडक्ट मेरे घर भेजो। तो इस चीज़ को भी हम एग्रीमेंट ऑफ सेल कहते हैं कि जिसमें पैसे भी दे दिए जाते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो बगैर पैसे दिए भी प्रॉमिस होता है और एक पैसे दे के भी प्रॉमिस होता है। तो ये दोनों चीज़ें एग्रीमेंट ऑफ सेल में आती हैं। इट में डिपेंड ऑन कंडीशन, समथिंग मस्ट हैपन फर्स्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसमें कंडीशन होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप जून में उनसे प्रोडक्ट लेने गए और वो कहते हैं कि जून में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जुलाई में आता है, तो ये क्या होगी, कंडीशन हो गई। कंडीशन आप पे लग गई कि आप जुलाई में अब आकर उनसे प्रोडक्ट लो। ठीक है, या तो आप उनको पैसे देते और वो दुकानदार की ड्यूटी बनती है कि वो आपको वो प्रोडक्ट आते साथ ही बेचते, या फिर आप उनको पैसे पे ना करो और कंडीशन ये रख लो कि आप अब उनकी दुकान में जुलाई में जाके वो प्रोडक्ट खरीदोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन एक तरह से लग जाती है उन लोगों पे जो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, उनको टाइम पे नहीं मिलती वो चीज़, फिर वो नेक्स्ट साल या नेक्स्ट महीने आके खरीदते हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उस वक्त या तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, या फिर उन लोगों को वो प्रोडक्ट उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होता, तो नए प्रोडक्ट का वो वेट करते हैं जो कि जुलाई अगले महीने में आने वाला हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो वेट करते हैं फिर अगली दफ़ा के लिए। तो यहाँ पे क्या लग गई, कंडीशंस लग गई। सही हो गया। अगला है कंडीशंस इन दी एग्रीमेंट टू सेल। अब यहाँ पे किस किस टाइप की कंडीशंस लगती हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कंडीशंस इन द एग्रीमेंट टू सेल। फर्स्ट इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंडीशंस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कंडीशन है। पहली कंडीशन है हमारे पास कंडीशन प्रेसिडेंट, दूसरी है कंडीशन सबसीक्वेंट। अब दोनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले है दिस मीन्स द एग्रीमेंट विल बिकम अ सेल ओनली इफ समथिंग हैपेंस फर्स्ट। एग्जाम्पल, अ बॉय सेज I will buy your bike if my uncle says it's good. If uncle agrees the sale happens. तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि समथिंग हैपन होगा, यानी कि सेल करने से पहले किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, किसी की अप्रूवल ली जा रही है। किसका अप्रूवल लिया जा रहा है, अंकल का। यानी कि एक बॉय अगर कोई प्रोडक्ट सेल परचेज अपनी कर रहा है तो वो प्रोडक्ट को बेचने से पहले या ख़रीदने से पहले क्या करेगा, अपने अंकल से अप्रूवल लेगा। यानी कि एक बच्चा है, उसका नाम अली है, ठीक है, वो चाह रहा है कि वो प्रोडक्ट बेचे, अपनी साइकिल बेचे, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसका नाम इमरान है, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट लेने से पहले, साइकिल लेने से पहले अपने अंकल से परमिशन लेगा, पूछेगा कि क्या ये प्रोडक्ट हमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं। अगर उसके अंकल को वो साइकिल अच्छी लगी, वो प्रोडक्ट अच्छी लगी, तब ही इमरान जो है अली से प्रोडक्ट लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंकल का अप्रूवल लिया जा रहा है। अंकल वो चीज़ है जिसके बारे में बताया गया कि समथिंग हैपन होगी, ठीक है, कि किसी का अप्रूवल होगा तभी वो प्रोडक्ट ली जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ एक एग्जांपल हो जाती है कंडीशन प्रेसिडेंट की। दूसरी देखते हैं, दूसरी कंडीशन सब्सटीक्वेंट की। यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स समथिंग हैपन्स आफ्टर दिस एग्रीमेंट दैट मे स्टॉप द सेल। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, द बायर एग्रीज टू बाय अ टॉय बट लेटर द टॉय इज लॉस्ट इन अ फायर, नाउ द एग्रीमेंट एंड्स बिकॉज द टॉय इज गॉन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि
तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, यानी कि समथिंग हैपन्स आफ्टर द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट हो जाता है दो लोगों के बीच कि प्रोडक्ट सेल होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट के सेल होने से पहले, बिकने से पहले ही वो प्रोडक्ट ही तबाह हो जाए। तो वही एग्जांपल यहाँ दी गई है कि एक बायर ने एक खिलौना बेचा था और वो खिलौना जो है बिकने से पहले ही लॉस्ट हो गया। कैसे लॉस्ट हुआ, कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि वो जल के ख़त्म हो गया, जल के तबाह हो गया। तो इससे क्या हुआ कि एग्रीमेंट तो हो गया था दो पार्टीज़ के बीच, लेकिन पैसे देने से पहले ही या पैसे देने के दौरान ही वो जो टॉय है वो ख़त्म हो चुका, गायब हो चुका। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कंडीशनल सब्सिक्वेंट। ठीक हो गया। अब हम इसकी डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पहले में आपने सेल को डाल देना है, दूसरी में हेडिंग डाल देनी है एग्रीमेंट टू सेल की। डिफरेंस की मेन हेडिंग दे देनी है। ठीक है। अब हम पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइटम इज़ गिवन नाउ, यानी कि सेल में क्या होता है, ऑन स्पॉट आइटम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो आइटम इज़ गिवन नाउ, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपको ऑन स्पॉट मिल जाता है। और एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है तो एग्रीमेंट विल बी गिवन, सॉरी द आइटम विल बी गिवन लेटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको बाद में दिया जाता है एग्रीमेंट टू सेल में। अगले में लिखा है द बायर बिकम्स द ओनर इमीडिएटली, यानी कि सेल जब आप करते हो ना, सेल परचेज जो ऑन स्पॉट हो जाती है, यानी कि आप दुकान से दही लेने जाते हो, आपको फ़ौरन दही मिल जाता है पैसे देने के बाद, तो आपके पास ओनरशिप दही की आ जाती है। आप उस दही के मालिक बन जाते हो जो आपने खरीद लिया है, तो आपको ऑन स्पॉट इमीडिएटली ओनरशिप मिलती है। लेकिन द बायर विल बिकम द ओनर लेटर। यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जो ओनर है, यानी कि आप अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो और आपने किस्तों में वो चीज़ ली है, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे करके ली है, या वो चीज़ आपने बहुत अरसे बाद ली है, एग्रीमेंट पहले कर लिया लेकिन चीज़ आपको बाद में मिली है, तो आपको ओनरशिप भी उसी हिसाब से बाद में मिलेगी। ये चीज़ हमें एग्रीमेंट टू सेल बताता है। अगली हेडिंग, अगले पॉइंट्स देख लेते हैं। अगले पॉइंट्स में लिखा है इट इज़ फुल एंड कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल अगर आप करते हो तो वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। ऑन स्पॉट हो जाता है। ठीक है। यानी कि आपको कोई कागज़ को साइन नहीं करना पड़ता सेल परचेज में। नॉर्मली कोई दुकान से अगर आप चीज़ें लेने जा रहे हो तो आपको फ़ौरन वो चीज़ मिल जाती, पैसे दे देते हो, बस हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो आपको एग्रीमेंट ऑफ सेल में मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट कंप्लीट येट, इट्स अ प्रॉमिस, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ सेल में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ होती है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते करते थोड़ा टाइम लगता है। वैसे जब वो प्रोडक्ट आएगी तब भी आप जाके उसको खरीदोगे। कुछ लोग खरीदते जाते हैं तो कहते हैं इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे थोड़े थोड़े देते जाते हैं, पर बहुत देर बाद जब वो पूरे पैसे दे देते हैं फिर वो प्रोडक्ट उनको मिलती है। तो ये सारा कुछ जो है एग्रीमेंट ऑफ सेल में आता है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ सेल में आपको फ़ौरन जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट आपका नहीं होता, लेकिन सेल में जल्दी हो जाता है। सही है। यानी कि आपने ऑन स्पॉट कोई चीज़ खरीदी है, बेची है, ठीक है, कोई डिलेज नहीं है, तो फिर इस चीज़ को हम कहते हैं कि जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, तो वो सेल में आता है। अगला हेडिंग है इफ समथिंग हैपेंस टू द आइटम द बायर सफर्स अ लॉस। यहाँ पे लिखा है समथिंग हैपेंस टू द आइटम द सेलर सफर्स अ लॉस। तो बेसिकली सेल में क्या होता है कि जो बंदा खरीद लेता है ऑन स्पॉट फ़ौरन ही, तो वो सफ़र करेगा अगर उसका जो आइटम है ऑन स्पॉट ख़राब निकल आता है तो। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट ऑफ सेल में ऑब्वियसली जो बायर है वो फ़ौरन तो प्रोडक्ट लेता नहीं है, उसको प्रॉमिस किया जाता है। तो अगर जिस पीरियड में वो प्रोडक्ट बाहर तक पहुंचता है, यानी कि अगर उसे जून में प्रोडक्ट लेना था और उसको नहीं मिला, तो शॉपकीपर या सेलर कहता है जुलाई में मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो जुलाई में क्या हुआ, वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया। तो प्रोडक्ट का जो भी लॉस है वो कौन बर्दाश्त कर रहा है, सेलर बर्दाश्त कर रहा है, बेचने वाला। तो जो खरीदार है जिसने अभी तक प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है, जिसको प्रॉमिस किया गया है कि जुलाई में आएगा तब मिलेगा, तो वो तो लॉस बियर ही नहीं करेगा क्योंकि उसने खरीदा ही नहीं, उसके पास ओनरशिप इतनी जल्दी आई नहीं। लेकिन सेल परचेज में ऐसा नहीं होता। सेल परचेज में ऑन स्पॉट आपको चीज़ मिल जाती है, तो फिर आप खुद ही, यानी कि बायर को खुद ही लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक हो गया। अगली बात लिखी है यहाँ पे if the buyer becomes bankrupt the seller must still give the item, if the buyer becomes bankrupt the seller can keep the item। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बायर ने प्रोडक्ट के पैसे अगर आधे दिए हैं या पैसे बहुत ही कम दिए, फिर भी वो जो प्रोडक्ट है वो सेलर को देना पड़ जाता है बायर को। ठीक है। सेल परचेज में ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है उसमें क्या होता है, अगर बायर के पास पैसे खत्म हो जाए, बैकग्राउंड का मतलब है कि जो बंदा है उसके पास पैसे खत्म हो जाए और उसको आने की भी कोई उम्मीद ना, उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है। तो अगर बायर एग्रीमेंट ऑफ सेल में अगर बैंकरप्ट हो जाए, गरीब हो जाए, अचानक पैसे दे रहा है कोई प्रोडक्ट और अचानक उसके पास पैसे खत्म हो जाए, तो सेलर क्या कर सकता है कि वो प्रोडक्ट अपने पास रख सकते हैं और बायर को वो प्रोडक्ट वो नहीं देगा। सही हो गया। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल में होता है। अगली हेडिंग, अगले पॉइंट में लिखा है इफ द सेलर बिकम्स बैकरप्ट द बायर कैन टेक द आइटम। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये एक ही बात 2 बार लिखी। ठीक है। अगले पॉइंट में लिखा है द सेलर कैन नॉट सेल द आइटम टू समवन एल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई बायर कोई चीज़ खरीदने आ रहा है तो आपको फिर उसी इंसान को देनी है। ऐसा नहीं होगा कि जो खरीदना है वो प्रोडक्ट किसी और को जाके दे दो, ऐसा नहीं होता। सेल में क्या होता है कि जो बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीदना है उसी को ही आपने प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है उसमें लिखा है द सेलर कैन सेल इट टू समवन एल्स बट मस्ट पे फॉर ब्रेकिंग द प्रॉमिस। तो यहाँ पे कहता है कि आपसे कोई बंदा वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया, आप उसको किसी और को बेच सकते हो तब अगर
उस बंदे ने आपको पैसे पूरे ना दिए, मिसाल के तौर पे आपसे कोई बंदा कोई चीज़ खरीदने आ रहा है और वो पैसे देना बंद कर देता है प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट बहुत हैवी अमाउंट के 50,000 का वो प्रोडक्ट है, लोग आप जो बायर है वो आपको 3-3 हज़ार करके थोड़े थोड़े करके पैसे दे रहा है, फिर उसके पैसे आना बंद हो जाते हैं। फिर आप कहते हो कि ठीक है मैं इसको नहीं दे रहा ये प्रोडक्ट मैं 50,000 का किसी और को दे रहा हूँ जो मुझे ऑन स्पॉट दे भी सके या जो इतना अमीर हो जो प्रोडक्ट मेरे खरीद सके। तो वो सिचुएशन एग्रीमेंट ऑफ सेल में होती है, लेकिन नॉर्मल सेल परचेज में चांसेस इसके कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब नॉर्मल सेल परचेज में किसी का प्रोडक्ट जिसने आपसे आगे खरीदना है वो कि आप किसी और को नहीं बेच सकते। ठीक है, इफ द सेलर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट द बायर कैन आस्क फॉर द आइटम मनी बैक। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सेलर ने आपको अगर आइटम नहीं दिया और पैसे आपसे ले लिए हैं तो जो बायर साहब है ना जिसने पैसे दे दिए और उसको आइटम नहीं मिला, चीज़ नहीं मिली, वो जो है उस बंदे को कोर्ट लेके जा सकते हैं कि इसने जो है मुझसे पैसे ले लिए, प्रोडक्ट नहीं दिया। अब एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, इफ़ द सेलर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट द बायर कैन ओनली आस्क फॉर मनी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि अगर जो सेलर है ना जो प्रोडक्ट बेच रहा था उसने अचानक कह दिया कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचता, यानी कि बायर को कहा कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचता, तो सिचुएशन पे क्या करेगा कि बायर ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैसे ही वापस मांगेगा। लेकिन सेल परचेज में क्या होता है कि पैसे मांगने के साथ मनी के साथ साथ आप उससे आइटम भी चेंज करा सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर सेलर ने आपको ख़राब आइटम बेच दी है तो वो आपको सही वाला आइटम भी दे सकता है और पैसे भी जो है आपके लिए कम करा सकते हैं, या अगर आइटम अगर वो नहीं देता क्या पता वो आपके पैसे वापस करते। लेकिन जो एग्रीमेंट ऑफ सेल आप करते हो ना उसमें आप आइटम के लिए एक्सचेंज नहीं करा सकते, सिर्फ और सिर्फ आप उससे पैसे की ही मांग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सेल परचेज में आप आइटम भी चेंज करा सकते हो, पैसे अगर आपको वापस नहीं दे रहा, या वापस पैसा मांग सकते हो अगर आपको वो आइटम नहीं देना चाहता, कोई प्रोडक्ट नहीं देना चाहता नया। ठीक होगा, पहले वाले में बताया कि अगर सेलर ने प्रोडक्ट नहीं दिया तो बायर को क्या क्या फ़ायदा होंगे, ये तो हमने दोनों पॉइंट्स में पढ़ लिए। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ द बायर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर कैन आस्क फॉर द प्राइस फॉर द फुल प्राइस एंड मोर। यहाँ पे कहते हैं जो बायर है ना, बायर साहब जिसने प्रोडक्ट खरीदा था उसने प्रोडक्ट के पूरे पैसे नहीं दिए। अगर एक प्रोडक्ट 10,000 का है उसने सिर्फ 5,000 पे किए हैं उस प्रोडक्ट के, तो बायर को वो प्रोडक्ट जो दिया गया है वो वापस भी लिया जा सकता है। यानी कि सेलर के पास ये राइट होते हैं कि जिसने ऑन स्पॉट वो प्रोडक्ट बेचा था 10,000 का, उसको बिले सिर्फ 5,000 है, तो वो प्रोडक्ट को वापस ले सकता है और 5,000 इसके वापस दे देगा बायर को, या फिर सेलर क्या करेगा इससे पूरे पैसे वापस मांगेगा बायर से। ठीक हो गया। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल में लिखा है द बायर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर कैन ओनली आस्क फॉर द डैमेज एंड कीप एनी डिपॉजिट। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है ना, अगर सेलर को पूरे पैसे अगर नहीं मिलते बायर से तो बायर क्या करेगा, जो पैसे सेलर ने जो पैसे बायर ने दे दिए हैं वो सारे पैसे भी रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेलर क्या करेगा कि बायर से कहेगा कि मुझे थोड़े से पैसे और दे दो जितना जो है बनते हैं। यानी कि अगर प्रोडक्ट 10,000 के है और बायर ने सिर्फ 6,000 दिए हैं तो बाकी के जो पैसे हैं सेलर से मांगेगा तो ज़रूर, लेकिन अगर ये नहीं देता फिर भी क्या करेगा, सेलर कहेगा ठीक है 7,000 दे दो या 8,000 का लो, ठीक है, अगर तुम नहीं दे सकते। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल में इस तरह की ऊंच नीचे अगर हो जाए तो मसला बनता है। लेकिन ऑन स्पॉट अगर आप सेल परचेज कर रहे हो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके साथ कोई गलत कर रहा हो तो आप उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन ले सकते हो। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में इस तरह नहीं होता। एग्रीमेंट ऑफ सेल में एक तो पैसे आप पे कर देते हो अगले को, अगला बंदा एक तो देता है आपको प्रोडक्ट्स देर से है, ठीक है, बाद में कोई ख़राबी निकला है, कोई मसल निकला है तो उसमें पैसे निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल में। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में लिखा है व्हेन द आइटम इज गिवन एंड ब्रॉट राइट नाउ इट इज़ कॉल्ड सेल, व्हेन द आइटम विल बी गिवन लेटर इट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। तो पहले में ये बताया कि अगर आपको ऑन स्पॉट कोई आइटम मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो फ़ौरन, उसको हम सेल परचेज कहते हैं, नॉर्मल सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आइटम आपने ख़रीदा नहीं है लेकिन आपसे प्रॉमिस कर दिया है दुकानदार ने कि आप अगले महीने आके मुझसे खरीद लो, या फिर आपने खुद उसको पैसे दे दिए हैं कि ठीक है आप अभी मुझसे पैसे ले लो, अगले महीने जब प्रोडक्ट है तब बेच देना मुझे, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ फ्यूचर में चली जाए तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल। आगे लिखा सो सेल इज़ लाइक गेटिंग अ टॉय नाउ बट एग्रीमेंट ऑफ सेल इज़ लाइक सेइंग आई विल गिव यू दिस टॉय नेक्स्ट वीक इफ़ आई स्टिल हैव इट। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्ली मजीद डिवाइड करके बताया गया सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल को, कि सेल का मतलब है कि मैं अभी ये प्रोडक्ट आज ही जाके खरीद रहा हूँ, यानी कि मैं ये टॉय आज ही जाके खरीद रहा हूँ। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि आप किसी से वादा कर रहे हो कि ठीक है मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट दे दूँगा अगर मेरे पास नेक्स्ट वीक तक ये प्रोडक्ट मौजूद रहा हो, ठीक है। यानी कि अगर नेक्स्ट वीक मेरे पास ये प्रोडक्ट अगर बिक गया है तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। बहुत से दुकानदार जो है उनके पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो प्रोडक्ट उस वक्त नहीं लेते, उनसे कहते हैं ठीक है मैं अगले महीने आके लूँगा, तो वो भी कहते हैं ठीक है अगर अगले महीने मेरे पास हुआ तो बेच दूंगा, नहीं तो अगले महीने से अच्छा प्रोडक्ट आएगा, अच्छा आप अगले महीने आ जाएँ। तो वो सारे एग्रीमेंट ऑफ सेल कर रहे होते हैं उस पर, ठीक है। तो ये सारा हमने एग्रीमेंट ऑफ सेल और सेल के बारे में डिफरेंसेस पढ़े। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस एंड वारंटी को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।